ये अनुराग बदे हम लोग दोनों पराने खटिया धले थे रोज रोज हमारे एक गंडो खिलाड़ी अनुराग में अपने गरीब में सिखावत रहे पढ़ावत रहे हम तो ना पढ़े लिखे रहे अनपढ़ गवा रहे बाप पढ़े लिखे रहे ना जाने के हम इतना अनपढ़ होकर शिक्षित करे थे मनाई हो हमरे खाई गई ना पचा ली ना खाई के। लेकिन ना जाने किस परिस्थितियों में आकर के यह फिर अटक गया। अभी कल डेट थी, उसी मकान को जमी दोज होने की कल डेट थी और डेट पे फिर अगली डेट लग गई। आपको बता दें कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो है लेखपाल की हीला हवाली से ऐसा हो रहा है। लेखपाल का बयान होना था, लेखपाल मौके पे बयान करने के लिए नहीं आया। शायद तहसीलदार महोदय ने भी कहा था कि लेखपाल को हमने फ़ोन किया है, जैसा कि ग्राम प्रधान ने बयान दिया है, आप देखे भी हैं कि तहसीलदार साहब ने फ़ोन किया कि आप आइए और बयान दर्ज कराइए, आगे की विधिक कार्रवाई हो। तो उसके बावजूद भी लेखपाल नहीं आया और बाद में फिर फ़ोन लगाया जाने लगा तो लेखपाल का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। तो ऐसे में अनुराग यादव के पिताजी हैं, अनुराग यादव तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अनुराग यादव को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक दोस्तों लड़ाई जाए। तो ऐसे में अनुराग यादव के पिताजी हैं, इनसे हम जानते हैं अभी तक क्या प्रोसेस है। कैसे हैं आप? तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब पहले की अपेक्षा आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी गिरता जा रहा है, आपका स्वास्थ्य भी खराब है। का करी भैया, ये चिंता में खाई जाती है। अकेले जिए के मना ना का हमारे दोस्त रहा, हम अकेले रही हम काली हमने दो जन हमारे दोस्त रहा। कि आप ही ऐसे एक शख्स हैं, चाहे पिता बन करके चाहे परिवार बन के, उन दोषियों को आप ही सज़ा दिलवा सकते हैं। और आप अगर इस तरह से ही टूट जाएंगे तो फिर आगे की लड़ाई आप कैसे भैया तो लड़ाई अब लाता है गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट जब चाहे करे। हम तो कचहरी न जा, हम अपन तमाशा बनावे तो कचहरी न जा, हमें लोग की ना चाहिए बाबू। गवर्नमेंट हाँ जब चाहे करी, हमारे इतना औकात रहा तो लालता छुअता हमारे लड़के वाले। अगर हम हरामी रही, बदमाश रही, पावरफुल रही, पैसा वाला रही तो हमारा लड़का कटा ना भाई, तो हमारे लड़के वाला कमजोर जाके काट देंगे ना। पूरा घर द्वार चारों मुकदमा करत तो पहले से प्रूफ तैयार करता है कि हमसे विवाद हो जाए, बाद में कोनो केस मुकदमा हो कुछ करब तो पहले से रंजिश दिखा जाए कि बदला लेना इससे पहला उससे पहले। हमारे इतनी औकात है, हम गरीब आदमी पढ़ल है नहीं तो हमारा लड़का थोड़ा मार देता। अभी डेट लगी थी इस मकान को गिराने की और लेखपाल नहीं आ रहा है, लेखपाल का बयान होना है और आप कचहरी नहीं गए थे? नहीं भैया, हम तो बस दिनों में कचहरी छोड़ दिली, कहीं अपना आई तो ना जा बाबू। हम पहले कहा था कि हम बहुत कानून जानकार ना है, सीधा साधा सब शरीफ आदमी, और दूसरे सबसे बड़ा अभिशाप गरीब आदमी। हमें इतना कानून ना है। लेखपाल साहब का है ना कहीं का करे ना देना, छोटी सी बात है। तू बंजर में हो, कितना कागज पर लिखा पढ़ी कर, बंजर हो तो खाली एक लाइन आदेश ही किसको ध्वस्त किया जाए, ये अपराधी है और बंजर कब्जा किया, बस इतना तो। बस इतना बयान करना है, इस बयान के लिए भी नहीं आ रहे हैं? हाँ भैया सुन ली कल ना आई, रोज वाली बैठी खाली जी तुम का कह सकते। अच्छा, अभी भी प्रधान जी आपकी पैरवी, आपके लिए, अनुराग के लिए, उनके न्याय के लिए अभी भी प्रधान जी कदम से कदम मिला करके डटे हुए हैं? हाँ भैया, हूँ साथे खड़ा हूँ, पूरा गांव पूरा समाज साथे खड़ा, बस खाली निवेदन हम कानून से करते हैं। अगर हम दोषी हुई तो हमें सजा दा, लेकिन अगर दोषी ना हुई तो किस फैसला करें। अच्छा, और अभी भी क्या आपको आने जाने वाले लोग आपको धमकियाँ देते हैं, जैसा कि अभी पिछली बार आप बताए थे? जी भैया, डायरेक्ट धमकी ना हो, लेकिन कहे वाले कहत होंगे, अपने गाँव पुर में नहीं कहत हूँ कि जिन जायल करा कब तू साँझ हो जाए तो लड़कन कह दिन करा कब तो जिन जायल कर, जौन काम हो दिन दिन निपटाएला तो कब तो जायल जिन करा, तो कहीं से कहीं के सुनत हुई कुछ दबा हमें कहा मैंने करा कि जिन जायल करा। हम तो यह कहने के भैया हम के मान लो हम जी अगर वैसे रोज एक घुट घुट में थी हम मान लो कि घर के लड़के आप बस आज होती है ना, तो हमें बोले ना दें, हम सीधा घर में बनते कहीं ना कहीं ना जाए। अच्छा, इस घटना कांड में जो आपके थाने के थाना प्रभारी थे, अब इस दुनिया में वो भी नहीं रहे, क्या कहेंगे उनको लेकर के? ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को हिम्मत दे। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि साहब किसी गरीब की प्रतिभा नहीं लेनी चाहिए।
ईश्वर उनको अपनी शरण में रखे। बस इससे ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहना। जब वो इस दुनिया में ही नहीं है तो हम क्या बोलें उनके बारे में। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ग्राम प्रधान से आपकी कब मुलाकात हुई थी? कल न्यायालय का जो मामला था तो कब मुलाकात हुई, क्या कुछ बताया उन्होंने? अरे भैया उन्होंने हमसे कुछ नहीं बताया। आए थे सब लोग, उन्हीं लोगों ने बात किया। हम लोग को हिम्मत नहीं पड़ती। जब सुन लेता हूँ कि फिर डेट पड़ गई ना तो फिर टूट जाता हूँ और धीरे धीरे ऐसे टूट जाऊँगा। दोस्तों आपको बता दें कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा कष्ट तभी होता है जब नौजवान बेटे को एक बूढ़ा बाप कंधा देता है। आज अनुराग के लिए बहुत बड़ा सपना देख रहे थे। अनुराग देश का नाम रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, और आज अनुराग इस दुनिया में नहीं रहा। कहते हैं कि अगर मुकद्दर से जब मौत आ जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, जब किसी को ज़बरदस्ती इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है तो सारी दुनिया रोती है। वही हाल है इनके बेटे का। मैं जब भी इनके पास आता हूँ मैं देखता हूँ तो इनकी आंखें फुली रहती हैं, ये सिर्फ रोते रहते हैं। अब बताइए ये गम, ये दर्द, ये दुख, ये कष्ट कौन हर सकता है? बस इनकी एक ही आस है कि किसी तरह से उन आरोपियों का ये घर जमी दोज हो। ये घर गिर जाएगा तो कुछ शांति मिलेगी। जब बिल्कुल शांति मिलेगी, और इसलिए शांति मिलेगी। घर गिर जाएगा तो वो लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, नहीं तो कल को आके यहीं रहेंगे और मेरी बच्चियों को मारेंगे। मैं बुढ़ा आदमी, मैं क्या कर पाऊँगा? मेरी बच्चियों को तंग करेंगे, मैं क्या करूँगा? लाचार तो हूँ, बेबस भी हूँ, तो मेरी बच्चियों को तंग करेंगे। इसलिए चिंता लगी रहती है एक और, बच्चा तो चला गया लेकिन बच्चियाँ हैं, वो कहाँ रहेंगी? और वो नहीं रहेंगी तो मुझे कौन दाना पानी कराएगा? वो आके यहीं पे रहेगा तो उससे क्या उम्मीद करूँगा मैं? वो पूरा मकान मुकदमा करके लेने के लिए तुम्हारा मेरे बच्चे तो छोड़ के जब आएगा यहाँ पे रहेगा तो उसका हौसला और बढ़ेगा ना। और यहीं रह करके फिर वही शकल, फिर वही सूरत। फिर भैया फिर इसे देख के बर्दाश्त कर, यही हंसी है हमारे ऊपर आई के, हम रोई बैठ के। ईश्वर पे भरोसा कीजिए, ईश्वर हर चीज़ देता है, हर कार्य इंसान के बस में नहीं होता है। ईश्वर जो भी होता है ईश्वर की मर्जी होती है। और हमारे पुराने बुजुर्ग भी, हमारे घर के जो पुराने सदस्य हैं वो भी कहते हैं कि जो जैसा करता है उसी तरह से भरता है। कर्मों का लेखा जोखा का हिसाब सिर्फ ऊपर वाला करता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है, एक मोड़ आती है। ऐसा शायद उन लोगों के लिए भी ऐसा मोड़ अब धीरे धीरे आ रहा है और समय करवट बदल रहा है। बद्दुआ तो उनको लगेगी साहब, उनको इस गरीब मजबूर लाचार आदमी की बद्दुआ लगेगी, जरूर लगेगी। जिस तरह से मैं तड़प रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मैंने गुनाह किया तो मुझे सजा दिए होती। मेरा अबोध सा बच्चा, उसको दुनियादारी से मतलब भी नहीं था, और मैंने गुनाह भी क्या किया था? यही गुनाह है कि मैं गरीब हूँ, मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहता। जब मुकदमा किया हमने ज़मीनें छोड़ दी, हमने 10 लिखित कोर्ट में जमा किया है 2004 में समझौता लिखित, मुझे इस ज़मीन जायदाद से मतलब नहीं है। अब उनको मेरा मकान भी चाहिए, बनाने नहीं दे रहे थे। बताइए मैं कहाँ रहूँगा? किसी तरह से अपने बच्चों को लेके मैं लोगों के ताने सुनता था, लेकिन मैं अपने मस्त रहता था कि यार मेरे बच्चे हैं, पढ़ा लिखा रहा हूँ, कुछ बन जाएंगे, कल को इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब सारा पढ़ाना लिखाना बेकार। हमने भी 2-4 पिस्टल रखी होती, और शास्त्र की किताबें क्या करूँ उनका? अनुराग को आप शास्त्र में भी पारंगत कर रहे थे। हाँ भैया, शौक़ है मेरा, मैं रामायण कहता था पहले, आज भी बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें, और मुझे किताबों में बहुत रुचि, मेरे बच्चों को भी रुचि। तो मैं हर बात पे चौपाई बोलता था, तो बोलता था कि पापा ला के रख दीजिए ना, हम भी पढ़ेंगे, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। सारी चीज़ें मैं अवेलेबल कराता था कि जो भी चाहिए, जो भी करना हो कर लो यार, अभी मैं जिंदा हूँ। तो लोग परेशान रहते थे कि पापा कहाँ से पैसे लाओगे, आपके पास पैसे नहीं। हम बोलते थे कि यार आप लोग चिंता मत करो, पूरा परिवार बैठ कर तखत रखा है ना, उसी तखत पे बैठ के हम लोग आज चारों तरफ कुर्सी लगा खाते थे, एक दूसरे को खिलाते हुए खाते थे। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पीड़ा साहब उसी को एहसास कराती है जिसके ऊपर यह पीड़ा होती है। अब समझ लीजिए दशरथ जैसी इनकी ज़िंदगी हो गई है, चाहते हुए भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक तो गरीबी और दूसरे डर का साया। अब जाएं तो जाएं कहाँ? बाकी ये न्यायालय का जो मामला है अब चल रहा है, देखिए कब तक न्यायालय इस मामले को फाइनल करता है।
और कब लेखपाल महोदय इस पे रिपोर्ट लगाते हैं और कब ये घर जमींदोज होता है। और अभी आपको बता दें कि आज भी लोगों की ये जिज्ञासा है, लोग देश विदेश से फ़ोन करते हैं कि भैया अनुराग यादव मामले में अभी तक कैसी कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई, क्या कहेंगे उन लोगों से आप? भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ में खड़े हो। ईश्वर आप लोगों को हर सुख सुविधा दे, आपके बच्चे सुखी रहे। सबको धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। नहीं तो मैं तो मर चुका था। मैं सोच के चला था कि चलूँगा, बच्चे को चिता की आग रखाऊँ, उसके बाद मैं भी जान दे के मर जाऊँगा, लेकिन आप लोगों ने जिंदा रखा। तो दोस्तों, जब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक अनुराग यादव के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। अब तमाम देश विदेश के लोग ये प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, आखिर अनुराग यादव मामले में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए, जब बात न्यायालय की आती है तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया जाता है, बहुत सोच समझ के जजमेंट दिया जाता है, क्योंकि न्यायालय जो फैसला देता है और जो निर्णय देता है वो बहुत सही और उचित देता है। और बाकी अभी जांच का विषय भी है, जांच चल रही है और अब आगे की जो विधिक कार्रवाई होगी वो भी पूर्ण करके जो है दोषियों के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करेगी। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।